कौन सा चैप्टर? जोर से, कौन सा चैप्टर? कौन सा चैप्टर? तो सुनो, इस चैप्टर के नाम में इतना कंफ्यूज ना लो कॉन्फिडेंस शो कर रहे हो, इसके तो क्वेश्चन आएंगे कैसे निकलोगे? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? 3 गिनने पे 1 2 3। हाँ थोड़ा आया, और एक बार, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? खाने देना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब तुम बताओ, सबसे पीले कपड़े पहन रहा है। लास्ट क्या नाम था? माही। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब तुम स्टार्ट कैसे कर दिए, फिर अगले मूव कैसे किए? एग्जैक्टली, चार्जेस एट रेस्ट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 शब्दों से मिलकर बनता है, पहला है इलेक्ट्रॉन और दूसरा स्टैटिक। स्टैटिक्स मीन बोथ एट रेस्ट, कौन रेस्ट पे? चार्जेस एट रेस्ट में तुम प्रोटॉन भी बोल सकते थे, क्योंकि प्रोटॉन भी एक चार्ज होता है। समझ पा रहे ना? देखो मेरी बात में जहाँ ना समझ में आए तुरंत मुझे पूछ लेना बीच में। तो चार्ज में प्रोटॉन भी रेस्ट पे हो सकता था, तो इलेक्ट्रॉन ही क्यों रेस्ट पे होता है? चार्जिंग डिस्चार्जिंग बॉडी तुमने पढ़ी होगी। अगर एक की कोई बॉडी है, इसको मुझे पॉजिटिवली चार्ज करना है, मेरे पास 2 ऑप्शन है। इसको कैसा चार्ज बनाना है? अभी ये कहती है न्यूट्रल, इसमें कोई चार्ज नहीं। मान लें चार्ज है भी तो इक्वल अमाउंट में। कैसे इक्वल अमाउंट? जितने प्लस उतने ही, तो जिस वजह से क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल। क्या हो जाते हैं? तो ये कैसी बॉडी है? न्यूट्रल बॉडी। नाउ अगर मुझे इस बॉडी को क्या कैसा बनाना है? तो 2 से पहला इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज बाहर से लेकर आते हैं, ऐड करते हैं, और दूसरा नेगेटिव चार्ज रिमूव करें। नेगेटिव चार्ज रिमूव करेंगे। कौन सा वाला बेटर वे? क्यों? हाँ बोलो बोलो, ट्राई करो। अगर तुम यहाँ पे अपना डाउट नहीं क्लियर कर रहे हो, मैं ये चीज कहते कहते थक गया, अगर तुम यहाँ पे अपना डाउट नहीं क्लियर करोगे, मेरी चीजों को नहीं समझोगे, तो फिर नहीं आएगा समझ में। तुम बताओ क्यों ये तुम कह रहे हो कि नेगेटिव चार्ज को रिमूव करना चाहिए सर, पॉजिटिव चार्ज को नहीं ला सकते? क्यों? पॉजिटिव चार्ज, इनका कहना है ये कोई एटम है, एटम के अंदर क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और ये कौन है? इलेक्ट्रॉन ही रिवॉल्व करता है। इन्होंने क्या कहा कि पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, बट स्टिल क्वेश्चन तो यही है, अगर ये न्यूक्लियस में तो ऐसा क्या हो गया कि इसको हम ला नहीं सकते, और ये रिवॉल्व करता है तो ऐसा क्या हो गया कि इसको मैं निकाल दूंगा? क्या? कौन हैवियर होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन हैवियर होता है, इसलिए मैं इसको ऐड नहीं कर पाऊंगा। मेरे हिसाब से ये रीजन हैवियर है, तो क्या हुआ? एंड ऑफ द डे इसका वजन, इलेक्ट्रॉन का वजन कितना होता है? 9.1 × 10⁻⁻⁻। कितना हैवी है कि हम उठा नहीं पा रहे हैं? ये तो इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन का -27 होता है, -27 0.00000000027 बार। इतना हल्का मेरे हिसाब से नहीं भाई, वक्त हम उठा नहीं पा रहे। ट्राई करो, अगर आ रहा तो बोलो ना। एग्जैक्टली, तो जब प्रोटॉन है ये न्यूक्लियस से बाउंड होते हैं, न्यूक्लियोस्टैटिक फोर्स की वजह से। अपना एनसीईआरटी पढ़ो ध्यान से, उसमें पहली पेज में मिल जाएगा ये। तो वास्तविकता में जितना भी चार्जेस का गेम है, ये हमेशा इलेक्ट्रॉन में ही खेला जाता है, क्योंकि इसको तुम कभी न्यूक्लियस से बाहर निकाल ही नहीं पाओगे, इसको कभी तुम टच ही नहीं कर सकते। जिस दिन ये न्यूक्लियस टूटा उस दिन
न्यूक्लियर बॉम्ब जितनी एनर्जी रिलीज होती है। आपको पता होगा जो न्यूक्लियर बॉम्ब, हाइड्रोजन बॉम्ब जितने वो इसी सिद्धांत पे चलते हैं। मॉडर्न फिजिक्स तुम्हारा जो लास्ट चैप्टर होगा 12th का, उसमें तुम पढ़ने वाले हो कि इसी न्यूक्लियस को हम तोड़ेंगे, जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन और एक होता है न्यूक्लियर फिजन। इन दोनों ही प्रोसेस से हम बॉम्ब बनाते हैं। आइंस्टाइन ने इसी न्यूक्लियस को तोड़ के ये फॉर्मूला दिया था E = ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो सब यही आप मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ोगे। तो ये नहीं तोड़ा जा सकता आसानी से, ये टूटा तो तुम देखो कितनी एनर्जी रिलीज होती। अब ये टूटना तब जाके मुमकिन हो पाया लगभग 1912 के आसपास। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने वाली थी, तब जाके पता चला आइंस्टाइन को ऐसा भी कुछ होता है। उन्होंने अपना सिद्धांत किया, फिर एटॉमिक बॉम्ब्स बने। पहले एटॉमिक बॉम्ब किसके ऊपर गिराए गए थे? नागासाकी और हिरोशिमा के ऊपर, 5 अगस्त और 8 अगस्त। एक का नाम था फैट बॉय, एक का नाम था लिटिल बॉय। तो सारी चीजें तुम पढ़ के आ गए हैं। खैर, तो ये 1912 में बहुत पहले ये सारी चीजें चार्जिंग ऑफ बॉडी, डिस्चार्जिंग बॉडी सब हो गई थी। तो तुम ये तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि 1912 में न्यूक्लियस टूटा होगा, सब कुछ हुआ होगा, तब कहा गया होगा कि नहीं पॉजिटिव चार्ज तो हम नहीं ला सकते। बहुत पहले से ही आ गया था ये सारी चीज। फिर मिला के न्यूक्लियस को टच नहीं कर सकते। पॉजिटिव चार्ज जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। एक ही चीज एग्जिस्ट करती है, वो है इलेक्ट्रॉन। वो है, तो तुम अगर किसी बॉडी को चार्ज करना चाहते हो पॉजिटिवली तो इलेक्ट्रॉन निकालोगे, किसी को तुम नेगेटिवली चार्ज करना चाहते हो तो इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेकर आओ, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। ये हो गए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तमाम चीजें। दो इलेक्ट्रॉन होंगे, उनके बीच में फोर्स लगती है। दो इलेक्ट्रॉन का दो चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, कूलम फोर्स। क्योंकि मेरा थ्योरी पढ़ाने प्रैक्टिस के लिए आया हूँ, मैं थ्योरी में उतना नहीं जाऊंगा, बस मैं थोड़ा बहुत चेक कर रहा हूँ। दो चार्जेस के बीच में फोर्स क्यों लगता है? बोलो, पढ़ रखा है तुमने यार। अट्रैक्शन रिपल्शन इज अ टाइप ऑफ फोर्स। मेरा क्वेश्चन है कि फोर्स लगता ही क्यों है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आती है? चार्जर के अंदर से। कहां से आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? तुमको लग रहा है कुछ तो तगड़ा पूछूंगा, ये एग्जाम में होता है। जेईई में तुम्हारा बहुत इजी कोई क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें ये लग रहा होगा S = V × T, और तुम सोचते रह जाओगे इतना इजी तो पूछ ही नहीं रहे हैं, फिर तुम कुछ गलत करके आ जाओगे। कई बार इसी क्वेश्चन के भी आंसर इजी लग रहा है ना, आए तो नहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आती है, कैसे होती है, रोटेट कैसे करती है, फैराडे फील्ड लाइन से तमाम चीजें हैं, ठीक है। फ्लक्स तक सर ने मुझे कहा कि तुम शायद पढ़ चुके हो। कहाँ तक? फ्लक्स तक। फ्लक्स क्या होता है तो बता सकता है एक बार? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहते हो सरफेस। नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस, पासिंग थ्रू द सरफेस। फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? फ्लक्स को किससे डिनोट करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग थ्रू द सरफेस। ये फॉर्मूला पढ़ा है? पढ़ा है? लास्ट क्लास का रिवाइज भी नहीं करके आते हो, ऐसे कैसे होगा? तुम्हारे पेपर हैं, आज ये कौन सा महीना चल रहा है? 8 महीने 10 महीने बच्चे हैं, कुछ तो तुम्हारे पेपर हैं, ऐसे कैसे चलेगा? तुमने पढ़ा है तो बताओ, नहीं पढ़ा तो यूट्यूब से कुछ क्वेश्चन कराओ ना इसके ऊपर। ठीक है, कोई ना, कल हमारा वापस से लेक्चर होगा, ठीक है। आज जो भी पढ़ाया जा रहा है या पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक कल तुम्हें अच्छे से रिवाइज करके आना पहले पेज की, ठीक है। आज मैं थोड़ा बहुत पढ़ा हूँ, कल आते ही सीधा क्वेश्चन, धीरे धीरे करके क्वेश्चन तक अच्छे लेवल तक करना है। एंड ऑफ द डे तुम यार अच्छी आगे पढ़ रहे हो यहाँ आके, तो स्कूल में पढ़ लेते। मैं तो इसी चीज की अभी भी दिखाऊँ, हमेशा दिखा रहा हूँ। एनसीईआरटी ही करनी तो स्कूल में कर लेते, उन्होंने तो करनी। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी मेंस लेवल करना है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप में बैठना है कुछ, तो क्वेश्चन अच्छे लेवल के प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे, नहीं ऑप्शन है तुम्हारे पास। अपने आप को थ्योरी वाइज प्रिपेयर करके आओ, स्ट्रॉन्गली कंसेप्ट को एकदम डीप में जाके पढ़ के आओ, और उसके बाद फिर क्वेश्चन लगाओ। यही एक तरीका होता है, ठीक है।
अब तुम ये देखो, ये जो फ्लक्स होता है, इस फ्लक्स के मैं कुछ एप्लीकेशन बताता हूँ, शायद तुमने सुना भी होगा। हाई स्पीड ट्रेन होता है, सबसे स्पीड में कौन सी ट्रेन चलती है पूरी दुनिया में? बुलेट ट्रेन एक आ रहा है, और बुलेट ट्रेन सेकंड नंबर, सबसे तेज ट्रेन पूरी दुनिया की। वो फ्लक्स की वजह से चलती है। जो दुनिया की सबसे तेज ट्रेन चलती है ना, उसमें उसकी पटरी और इसके बीच में इतना गैप होता है, कभी प्लस पहिए वगैरह नहीं होते कि जिसको चलेगी, क्योंकि अगर टच हुआ तो फ्रिक्शन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? फ्रिक्शन। एंड फ्रिक्शन हीट लॉस कराता है, एनर्जी लॉस कराता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन नहीं चाहिए तो उस पर चलते हैं। अब इनके लिए कोई कॉन्टेक्ट नहीं, फिर भी ये चल रहे हैं, तो आप रखिए। उस ट्रेन को कहते हैं मैग्लेव ट्रेन। 600 किलोमीटर पर आवर, 600 किलोमीटर पर आवर। चाइना, इससे पहले जापान ने इसको इन्वेंट किया था, चाइना में इसकी टेक्नोलॉजी सबसे तेज चली। बुलेट ट्रेन 350 लास्ट होता है, आफ्टर 350 फिर वो उससे तेज नहीं चल सकती, अदरवाइज इतना हीट होगा कि वो जो आयरन है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो 350 के आगे वो नहीं जा सकती। मैग्लेव चलती है 600 किलोमीटर जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्लक्स। अब तुम सोच रहे हो कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट आ रहा है तो ऐसा क्या होता है कि फ्लक्स से उससे हम इस चीज पर कभी चर्चा करेंगे अच्छे से। एडवांस के जो क्वेश्चन होते हैं, मेंस के कुछ क्वेश्चन में सीधा इस चीज को लेकर आया जाता है कि आखिर फ्लक्स में होता कुछ नहीं। ट्रेन को एज एन इलेक्ट्रिक फील्ड किया जाता है, ट्रेन के ऊपर पूरे चार्जेस बिछा दिए जाते हैं, तो उसके अंदर से क्या निकल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब वो जैसे आगे आगे बढ़ रही है किसी न किसी सर्फेस से पास हो रही है, जैसे जैसे उस सर्फेस से फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, और तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो कि फ्लक्स के चेंज से द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मतलब चेंज ऑफ फ्लक्स में पढ़ा चुका हूँ, डेल्टा मतलब क्या? चेंज। किसका? फ्लक्स का। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम से। इसी को कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ये जनरेट करता है पोटेंशियल, और एक बार पोटेंशियल आ गया तो फिर पोटेंशियल दैट मींस एनर्जी, फिर वो एनर्जी को कन्वर्ट करते 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 इतना तेज अचानक से वो हो जाता है, स्पीड बढ़ जाती है कि फिर उसको रोकना मुश्किल हो जाता है। कुछ क्वेश्चन करें आप? हाँ देखो, अगेन मुझे आइडिया नहीं तुमने क्या कितना कैसे कर रखा है, बट एक बहुत सिंपल क्वेश्चन से लेकर प्रश्न है, ठीक है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और इसको कर देना प्लीज। हमारे पास एक चार्ज है प्लस Q, कुछ जगह पे एक और चार्ज है प्लस Q। पहली बार बताओ दोनों बीच में फोर्स लगेगा, क्यों? क्यों? इमेजिन क्या करूँ इसका, देखो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 करके निकलेगी, यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 करके निकलेगी। नाउ दिस इज टाइप ऑफ पहले किंगडम, यहाँ से ये इसका अधिकार क्षेत्र है। अब इसके अधिकार क्षेत्र में जब कोई दूसरी आर्मी प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो उस पॉइंट पे रिहाई होनी ही है, सिंपल सी बात। अच्छा एक और चीज, लोग कहते हैं जैसे जैसे आप दूर जाते जा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती जाएगी, क्यों? सिंपल लॉजिक है, अगर मेरा घर ये है तो मैं अपने घर के पास सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, जैसे जैसे दूर जा रहे हैं तो मेरी पावर ऑब्वियसली वीक होती जाएगी। ये हो गया समझने के लिए जो एनालॉजी कहते हैं, बट द रियल रीजन इज लाइनों के बीच का गैप जो है आप देख सकते हो बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ वो गैप कितना होगा, यहाँ वो गैप थोड़ा कम हुआ, यहाँ वो गैप थोड़ा कम हुआ, यहाँ गैप थोड़ा, यहाँ पे देखो, मतलब दुश्मन के लिए यहाँ पे इतना एरिया अवेलेबल है जहाँ वो कुछ भी कर सकता है। जैसे जैसे वो पास आ रहा है वो एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत होती जा रही, मजबूत होती जा रही। इसीलिए दो चार्जेस को तुम जितना दूर रखोगे उनके बीच में फोर्स उतनी, क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो रीजन है ना, ये वीक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया होगा। अब इनको तुम जितना पास कोई जो लड़ाई होगी वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की लड़ाई होगी, तो वो फोर्स और पावर से लगता है। समझ पा रहे हो तुम? इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दोनों में फोर्स लगेगा। नाउ सेम चार्जेस है, मतलब ये कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव फोर्स होगा, ठीक है। अगर ये अपोजिट होते तो अट्रैक्ट करते, सिंपल बात है। मान लीजिए किंग, सामने भी किंग दिखा, तो क्योंकि दोनों किंग है तो लड़ाई करेंगे,
बट इमेजिन करो अगर वो किंग ना होके क्वीन होती तो ऐसा होगा कि ठीक है कोई ना एक काम करते हैं, एक नया किंगडम बना देते हैं। एनालॉजी दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने समझा दिया फोर्स लगेगी क्यों लगेगी क्या है, तो बहुत छोटी चीज है। दोनों प्लस क्यों है, इनके बीच का जो डिस्टेंस तो मान लो आर है, कितना है, इनके बीच में फोर्स लगेगी, मैं उस फोर्स को क्या नाम देता हूँ, एफ। क्या नाम देता हूँ, एफ। अब मेरा जो फोर्स है वो हो गया F/4। क्या हो गया, F/4 क्या हो गया, इनके बीच के डिस्टेंस को मैंने छेड़ा भी नहीं, और एक कंडीशन में देता हूं दोनों चार्जेस हमेशा सेम रहेंगे, तो बताओ न्यू चार्ज क्या होगा। अगेन सुनो, अब ये ऐसा केस है, इसके बीच का डिस्टेंस r है, सेकंड केस में भी डिस्टेंस r ही है, इस केस में फोर्स लगा उसको मैंने क्या नाम दिया, F। वहां जो फोर्स मिला क्या नाम दिया मैंने, F/4। तो पूरा सिनेरियो समझो तुम, तो तुम्हें वहां का चार्ज मिसिंग है। सेकंड केस का चार्ज मैंने नहीं बताया, सेकंड केस का डिस्टेंस तुम्हें पता है कितना है, जितना ये केस का है। सेकंड केस का फोर्स तुम्हें पता है, इस वाले का 1/4, वहां का चार्ज कितना होगा। एकदम लो लेवल का क्वेश्चन दिया है। अरे पेन उठाओगे, ऐसे हवा में क्या आइंस्टाइन थोड़ी हो, पेन उठाओ, केस 1 लिखो, केस 2 लिखो, दिमाग लगाना चालू करो। सिंपल सा क्वेश्चन है ये, अब तक इसका आंसर आ जाना चाहिए। डायग्राम बनना चाहिए सबसे पहले, एज यूजुअल हमेशा की तरह डायग्राम का फॉर्मूला लिखो, केस 1 बनाओ, केस 2 लिखो। अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की जरूरत नहीं है, तुमने समझाने के लिए तो ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। ये पहला केस है, मैंने क्या बोला, दोनों चार्जेस आइडेंटिकल, तो दोनों चार्ज अलग नहीं आ सकते, Q1 और Q2 मैंने बोला दोनों इक्वल ही होंगे। अगर ये Q/2 है तो ये भी Q/2 हो जाएगा। देख लो क्या सेटिस्फाइड कर रही है कंडीशन या नहीं कर रही। पहले केस अच्छा, तो मतलब आप क्या कहेंगे, जो Q2 होगा Q2 ऐसा आना चाहिए, देखो किसका हो गया, उठाओ हाथ हुआ है तो उठाओ ना, बाकी कितना आ रहा है, Q/2 कितना, Q/2 आ रहा है। जिनका नहीं हुआ थोड़ा क्या दिक्कत आ रही बताओ मुझे, Q/2 इसको मतलब ही नहीं क्या चल रहा है। आगे तो क्वेश्चन
F equal to Q by 2. F equal to Q by 2. नहीं है। अब जिन लोगों का ये नहीं आ रहा है ना, बस मैं हफ्ते में 2 दिन मॉर्निंग में बुलाने वाला हूँ, 2 घंटे 3 घंटे। मैं तो देखो फ्री आदमी हूँ, काम धंधा है नहीं मेरे पास। हाँ, जिनको आना है अलग से कोई इशू नहीं है, तुमको भी मैं अलग क्वेश्चन दे दिया करूँगा, तुमको प्रैक्टिस करना। अब ऐसा है कि ये समझाए कि मैं तो इसको कराने वाला ही नहीं था, किसी का थोड़ा ऊपर जाने वाला था, लेकिन अब क्योंकि इसमें दिक्कत है तो थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा। किसी का तो केस ही नहीं बन रहा है, किसी का F इक्वल टू Q बाई 2 आ रहा है, मतलब उसने सही किया होगा, मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, बट नोटेशन अब तुम बोर्ड में अगर लिखोगे ना F इक्वल टू Q बाई 2 होगा, फोर्स इक्वल टू Q बाई 2। अब ये क्या है, चार्ज, इसकी SI यूनिट कूलम, ये क्या है फोर्स, इसकी SI यूनिट, अब तुम करो न्यूटन इक्वल टू कूलम। न्यूटन कूलम तो अलग लोग अलग थे ना, इक्वल कैसे कह सकते हो? तो ये तो लिखित में गलत है। अब जेई में चलेगा, जेई में तुम्हें Q बाई दिखा तो सर ने बताया आपका कि दिए कि पी है, तुम Q बाई 2 मार के आ रहे, सही हो जाएगा। लेकिन ये जब तक नहीं सही होगा तब तक तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग नहीं बिल्ड होगी, बोर्ड नहीं क्लियर होगा। समझ में आ रहा है? ना समझ में आए तो पूछ लेना। खैर, इस क्वेश्चन को मैं करा दूं एक बार, अगर इजाजत हो तो। ध्यान देना प्रोडक्ट से जिनका नहीं आया, एफ वाले और बिना केस वाले सब। देखो फर्स्ट केस में क्या है, क्यों है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस कितना है इनके बीच में, इधर ध्यान दो, फिर अपने में खोए रहोगे। ये दोनों क्या है, क्या है, ये क्या उनके बीच का क्या है, इनके बीच में फोर्स लगेगा, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्यों, सेम चार्ज है अपोजिट, रिपल्सिव अट्रैक्टिव, रिपल्सिव फोर्स जो होता है कौन सा लोड है, इक्वल टू K Q1 Q2 बाई कितने दिया, ये डेट याद कर लेना, एमसीक्यू में पूछता है कि कब दिया था, कौन से ईयर में क्या। ठीक, इसको यहाँ अप्लाई करेंगे तो F मतलब कौन सा फोर्स, कहाँ लग रहा है फोर्स, इसके ऊपर बीच में, क्या यहाँ थोड़ी लग रहा है, चार्जर के ऊपर लग रहा है, कहाँ लग रहा है, चार्जर के ऊपर, ये इधर और ये इधर, नीचे नहीं। समझ में आया, ये वही फोर्स है जो ये लग रहा है ना, ये F, ऐसा अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होती है। ये वेक्टर है तो वेक्टर मत भूलना, मार्क्स करेंगे। ठीक, तो F इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R इज डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। नाउ F इक्वल टू K Q1 Q2 दोनों यहाँ क्या है, सेम है, और सेम होके भी क्या है Q1, तो मैं लिखना पड़ेगा Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q। ठीक, इसलिए दोनों को तुम Q लोगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन ये क्या है, पहले केस का फोर्स, दिस इज योर केस, पहले केस का फोर्स। अब सिचुएशन क्या हुई सेकंड केस में, सेकंड केस में बोला ये चार्ज कितना है मुझे पता नहीं, तो मैंने क्या मान लिया, सेम अगेन डिस्टेंस अभी भी कितना है R, और मुझे ये नहीं पता कि ये चार्ज कितना है X, लेकिन ये क्लियर है कि इसका जितना चार्ज होगा उतना ही, तो इसको भी क्या बोलूंगा मैं, क्या बोला उसके पहले, इसीलिए लिखा था F इक्वल टू Q बाई 2।
ये दोनों x मैंने नए चार्ज, मुझे नहीं पता कि इसके चार्ज क्या हैं, बट मुझे आगे क्वेश्चन में जाके निकालना है ना। क्यों? क्योंकि मैं बता चुका हूँ नए फोर्स की वैल्यू क्या है, पहले वाले फोर्स का 1/4। नए वाले फोर्स को जो मैं निकालूंगा तो लगाऊंगा तो यहाँ पे कूलम्ब फ्लो ही ना। इस केस के लिए तो मैं क्या लगाऊंगा, कूलम्ब फ्लो लगाऊंगा। कूलम्ब फ्लो मतलब कि बोलते सब वो आवाज किसी की नहीं आती के Q1 Q2 बाई R स्क्वायर के Q1 Q2 बाई, यहाँ Q1 Q2 कितने क्या हो जाएगा, ये x का स्क्वायर हो जाएगा। डिस्टेंस तो आ रही रहेगी, मैंने क्या बोला डिस्टेंस को टच भी नहीं किया है। अब मैं ऐसा अचानक से पलटूंगा और जिसकी नजर नहीं रहेगी ना उसको मैं यहाँ पे पूरी क्लास के लिए खड़ा कर दूंगा, एक पूरी क्लास में आप यहाँ पे खड़े हो। ठीक, तो x/4 इक्वल टू के x। अच्छा, ये x की वैल्यू में निकाल चुका हूँ, वो देखो वहाँ, तो उसको मैं वहां से खींच के आ सकता हूँ, तो उसको वहां से तुम यहाँ ले आओ, और जैसे तुम उसको यहाँ लेकर आओगे तो 4 तो यही रहेगा, R स्क्वायर देखो हुआ क्या, के भी आ गया, और वो किस कौन है Q का स्क्वायर। देखिए क्या बच गया, Q स्क्वायर बाई इक्वल टू, ठीक है, रूट आएगा इधर में, रूट होता है ना मैथ 6 क्लास, 2 into 2 इक्वल टू 4, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, स्क्वायर यहाँ आएगा, ये स्क्वायर यहाँ आता है तो उल्टा हो जाता है, ऐसे हो जाता है, 2 ये उल्टा घूम जाता है, तो 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, जब इस 4 को इधर उल्टा करके भेजोगे तो 2 इधर है, तो सिंपली जब इसको मैं ऐसा करूंगा तो Q/2 प्लस माइनस ना भूले इक्वल टू x। समझ में आया? तो जो तुम्हारा नया चार्ज x है उसकी वैल्यू कितनी है, तो पिछले चार्ज का आधा। नाउ अब पूरा क्वेश्चन वापस पूछो। पहले केस में क्या था, तुम्हारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस थे, कुछ उनके बीच में डिस्टेंस था, फोर्स f लग रही थी। अब जब कभी भी दुनिया में ऐसा कभी होगा कि फोर्स हमारी 1/4 हो जाए और डिस्टेंस चेंज भी ना हो और दोनों चार्ज को सेम भी रहना हो, तो याद रखना हमेशा दोनों चार्ज आधे हो जाएंगे। इसमें केसेस बना सकता है क्या, लेट वन चार्ज इज डबल ऑफ, वन चार्ज इज W फर्स्ट, तो तुम इसको क्या लो Q1 इक्वल टू 2Q करके फिर उसको सॉल्व करो। यहाँ पे ये भी पूछ सकते थे, एक तीसरे टाइप का है, ये भी कह सकते थे कि मैं चार्जेस को नहीं टच कर रहा हूँ, मैं डिस्टेंस को कम ज्यादा कर रहा हूँ, 2 टाइम्स 3 टाइम्स वोटे पर यहाँ पे घुमा फिरा के सबसे क्वेश्चन रेडी किया जाता है। हर केस में तुम लिख रहे हो टाइप 1, एक तो ये टाइप आता ही है, अब इसको पानी में भी लेकर जाएंगे हम, ठीक, जहाँ पे इस फॉर्मूले में वो आ जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। तो ऐसा कभी भी हो, फर्स्ट केस को बनाओ, कुछ वैल्यू लो, उसकी मदद से सेकंड केस में जाओ और अननोन वैल्यू बताओ। देखो पूरे क्वेश्चन में मैंने क्या क्या दे दिया, यहाँ पे ध्यान दो, तुम फर्स्ट केस दिया, सेकंड केस दिया, फर्स्ट केस में सब दे दिया, इसलिए एफ निकल आया। एफ निकलने के लिए जो जो चाहिए था सब तुम्हें मिल गया। ए तो पता ही, Q1 Q2 R, तो क्या निकल के आया एफ। अब सेकंड केस में जब तुम्हारे आपने एफ दे दिया, तो एफ दे दिया तो कॉमन सेंस की बात है, ऊपर कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, ऊपर मैंने डिस्टेंस भी दे दिया, के तो पता ही, तो क्या बचा चार्ज। तो एक सेकंड क्लास के बच्चे को बोलूंगा, उसको पता है कि हाँ यहाँ मुझे चार्ज को एक्स मानना, चार्ज को एक्स मानो, सेम उसको रिपीट कर दो। तुम्हें ये जो पहले वैल्यू मिली थी उसको यहाँ पे लाओ, उसका यूज करो और वैल्यू निकाल लो। अब इसमें तुम्हारा चार्ज घुमा सकते हैं, डिस्टेंस घुमा सकते हैं, ये उसका डबल वो उसका ट्रिपल कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन पूछने कोरोना से पहले जेल वालों ने बंद कर दिए थे, लेकिन फिर उनको मिला कोरोना का बैच, फिर उन्होंने बोला हमारे इंस्टीट्यूट चलना ही बंद हो जाएंगे, तो उन्होंने वापस से ऐसे क्वेश्चन को अभी मेल किया है। मोस्ट प्रोबेबली इस जो तुम्हारे टाइम पे जेईई एग्जाम आएगी तब से ऐसे क्वेश्चन वापस आ जाएंगे। वो इसी बात से आना चाहते थे बट टिकट कंफर्म नहीं हुई थी, अब इस बात से आ जाएंगे। समझ में आया? ये क्वेश्चन मैं कभी भी पूछूंगा पूरे एक साल में, जब जब आऊंगा मैं कभी भी किसी को, और जिस दिन ये क्वेश्चन जिसको नहीं आया उस दिन क्या करोगे आप, क्या ही कर
कर लूंगा, ज्यादा से ज्यादा क्लास के बाहर निकाल सकता हूँ, क्या ही कर सकता हूँ, ऐसा मत समझना। मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, मैंने मेरे लाइफ में जो करना चाहा वो किया है, पढ़ाई लिखाई में जो करना चाहा वो किया, मैं कर तो कुछ भी सकता हूँ, डोंट अंडरएस्टिमेट। तो ये हो गया पहला टाइप का क्वेश्चन। नाउ द सेम क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा क्या पहला चार्ज, ये रहा तुम्हारा दूसरा चार्ज, ये दोनों के बीच की डिस्टेंस। अब बस लोगों को मजा आया, उनको लगा कि अगर मैं इसको बीच से पकड़ के ऐसे उठा दूं तो क्या होगा। जाहिर सी बात है, ये जो ऐसे सीधे थे कुछ ऐसे हो जाएंगे, कुछ नहीं, सेम क्वेश्चन में वेक्टर आ गया। अगर वेक्टर आता होगा तो ये क्वेश्चन सोल्व होंगे, अगर वेक्टर नहीं आता होगा तो वेक्टर पर और से सोल्व करो, करना तो है सोल्व, उसके बिना आगे नहीं बढ़ सकता। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल इस टाइप का करते हैं, सेम ही मैं रखूंगा पूरा। अगेन ये कोई हिंज है, ये तुम्हारे चार्ज, अगेन ये भी क्यों है और ये भी क्यों है, दोनों के बीच का डिस्टेंस फिर से मैं लेता हूं r, ये दोनों सेम एंगल हमेशा बनाएंगे थीटा, समझ में आया। इसको ले लो तुम 2 कूलम, यदि सेम चार्ज है तो इसको ले लो तुम 2 कूलम, r की वैल्यू तुम एक बार के लिए मान लो 2 मीटर। ठीक है, मुझे ये एंगल बताओ कितना होगा, तो जिस एंगल पे ये एग्जैक्टली इक्विलिब्रियम पे आ जाएगा। ऐसा तो नहीं कि झूलते रहेंगे, एक टाइम तुम ऐसे लाओगे तो इसके बीच में रिपल्सन फोर्स अभी भी है, तो ये अपोजिट ही, ये भी किंगे ये भी किंगे, फील्ड अभी भी निकल देंगे, फील्ड यहाँ से भी निकल देंगे, लड़ाई अभी भी होगी, तो इसमें वो नहीं है। बस अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग आई है ना, उस लड़ाई में इसने भी पार्ट ले लिया है, सिंपल। अगर ये स्ट्रिंग यहाँ से ना होती तो सारी लड़ाई नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड को करनी पड़ती दोनों की, लेकिन अब ये स्ट्रिंग अपना टेंशन लेकर आ रही है, टेंशन उसका नहीं, टेंशन हमारा है, नहीं होती तो हमको टेंशन नहीं होगा। अब ये टेंशन के आने से क्या कुछ हुआ होगा, ये देखना, समझ में आ रहा है। पहला तो डरना है, ऐसे क्वेश्चन से डरो, क्योंकि डर ही हमारा वो दोस्त है जो हमें युद्ध के मैदान में एकदम चौकन्ना रखता है। अगर तुम्हें डर ही नहीं होगा, तुम गाड़ी जानो तो 170 है, डर रहता है इंसान को कि अगर सो गया फिर कोई आया तो मैं गया, तो वो डर की वजह से तुम क्या कम करते हो रेस 40। अभी आपको नया डर है चालान का, चालान आ जाएगा तो तुम उसको कम करते हो, तो डर बहुत जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन जब तुम डरोगे तो तुम पढ़ोगे, नहीं डरोगे तो नहीं पढ़ोगे। अब इसमें वेक्टर यूज करना है, ये है टेंशन, तो नीचे लगेगा mg, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन नीचे लगेगा, यहाँ भी लगेगा, ये दोनों केस में सेम है, तो मेरे हिसाब से mg 2 फैक्टर लेकर नहीं आएगा, इजी होगा। कुल मिला के तुम्हें क्या करना है, इसकी बनानी है FBD फ्री बॉडी, अगर पढ़ा मैंने लेंथ तो इसकी भी बनानी है तुम्हें FBD। इसके बाद अगर ये क्वेश्चन कॉलम फ्लो में 2 ही प्रश्न आते हैं, देखो पहला क्वेश्चन सीधा सीधा सिंपल से आ गया जिसमें 2 केसेस बनाए, एक में कुछ दिया एक में कुछ नहीं दिया, वो तुम कर लोगे मेरे हिसाब से, और दूसरा आता है वेक्टर देख। अगर तुम वेक्टर से डील करना सीख गए तो कूलम फ्लो का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तुम कर लोगे, देखा ठीक। देखो जब तुम इसको स्टडी करने जाओगे तो तुम्हें इससे रिलेटेड सारी फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए। एक फोर्स में पता है कि क्या लग रहा है T, और दूसरी फोर्स तुम्हें यहाँ पता होना चाहिए कि जो यहाँ लगेगी, ये कौन सी फोर्स है, अरे अभी करते हैं कूलम फ्लो वाली फोर्स है, कौन सी, जो इसकी वजह से आ रही है। अगेन इसके ऊपर 2 फोर्स है, एक टेंशन, दूसरा उधर, अच्छा एक फोर्स और लगेगी नीचे, इसके तीनों फोर्स पता चली, उसके तीनों फोर्स पता चली,
अब करना क्या है, देखो हमेशा कभी भी इसको क्या करो, एक्सिस में लाओ। ये हो गया आपकी वाई एक्सिस, ये हो गई एक्स एक्सिस। सारी फोर्सेस को तोड़ के वाई और एक्स में ले आओ। ये पहले से एक्स में, ये पहले से माइनस वाई में, ये अलग डायरेक्शन में, एकदम यहाँ। इसको तोड़ो, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक फोर्स में ऊपर मिलेगी और एक फोर्स में नीचे। तो ऊपर वाली जो फोर्स होगी उसको किसके इक्वल होना होगा, नीचे के। अगर ऊपर और नीचे के दोनों फोर्स इक्वल नहीं, समझ पा रहे हो ना, तो ऐसे क्यों पेज बना रहे हो ना, है तो मुझे रोक देना बीच में। ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स अगर सेम नहीं होती, मान लो ऊपर वाली ज्यादा होती तो ये रुका नहीं रहता, ऊपर चला जाता। नीचे वाली ज्यादा होती तो, लेकिन ये वही रुका है। मैंने कहा है क्वेश्चन में कि कैसे पोजीशन में, इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसका मतलब ऊपर वाली फोर्स को होना पड़ेगा और इधर वाली फोर्स को, इधर से इधर फोर्स ही नहीं है कैसे, इसको टेंशन को तोड़ो ना, है ये फोर्स। ऐसा इसके लिए करो, ऐसा इसके लिए करो। दोनों में सेम टेंशन जब होगा या अलग टेंशन, मुझे भी नहीं पता। जब भी ऐसा हो, इसको T1 मानो, उसको T2 मानो। अगर सेम होगा तो लास्ट में T1 इक्वल टू T2 आ जाएगा। एफपीडी वेक्टर, सिंपली इसमें वेक्टर का ही है, स्टार्ट करो बनाना। ठीक है, इनको कुछ ये मतलब पूरा लेवल मैंने इसका ऊपर किया, बट याद रखोगे तुमने ये कर लिया ना तो तुम पूरा फ्लो में नहीं करोगे। के बाई एम मैं भी हो सकता है, बट मुझे देखो शायद बोलते नहीं है
आया आंसर कितना? अच्छा ओके हाँ तो मैं ये भी चीज एंगल ऑफ स्टैंडर्ड पूछा था तो उसमें लिखा हुआ मैं मालूम करना है तो टू वो याद रखना ये एग्जाम से पूछा गया था एंगल ऑफ स्टैंडर्ड में सीधा लेके आया 4 नंबर बिना मतलब पूछा क्योंकि पहले किया तो पूरा ठीक है फोर्स को आपने क्यों नहीं लिखा? हाँ आपसे बात करें फोर्स को आपने क्यों नहीं लिखा? ठीक है जो क्वेश्चन में दे रखा होता है आंसर कैसे लिखा आप बाकी सही है आया आंसर समझ में आना कैसे चलेगा? अब जिनका ये आ गया पहली बार वेरी गुड क्योंकि कूलम फ्लो में इसके ऊपर नहीं पूछ सकते इसमें से एकमात्र चीज और कर सकते हैं कि पूरे सिस्टम को उठा के लोग पानी में लेकर चले जाए किसी दूसरे मीडियम को हम करेंगे ठीक है। तो कूलम फ्लो में यहाँ के इसके बाद ये 2 क्वेश्चन करने के बाद अच्छे से समझने के बाद आप इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर ले आइए कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ जाएगा कूलम फ्लो का तो आपसे हो जाएगा। कूलम फ्लो के क्वेश्चन से आप नहीं डरने का आज ही जाओ जितने जेईई मेंस में नीट में तुम्हारे एनसीईआरटी में जितने ढूंढ के निकालो कूलम फ्लो के क्वेश्चन। अगर आपने अभी हाल ही में ट्रेंडिंग चल रही धुरंधर मूवी देखी है सेकंड वाला पार्ट उसमें लास्ट में क्या क्या ढूंढ के निकाल रहा है पहले उसने मौके का इंतजार किया तो जब वो अच्छे से पूरा सेट हो गया फिर उसने ढूंढना चालू किया कि यहाँ कौन कौन ऐसे हैं जिनका जैसे काम किया जा सकता है। आज रामनवमी भी है वो जो भी कर लो वटेवर कर लो आप करना आपको नहीं उनको करना है। तो फिर तुम्हें ही अब एकदम से अब तुमको मैंने एकदम हथियार वगैरह देके लेस कर दिया अब तुमको ढूंढना है कूलम फ्लो का क्वेश्चन। कूलम फ्लो का जब तुम पेज पलटना चालू करो ना तो कूलम फ्लो का क्वेश्चन उस पेज से भाग जाना चाहिए डर की वजह से कि अभी आएगा मुझे सॉल्व कर देगा ठीक है। ऐसा आपको करना है कूलम फ्लो के जितने क्वेश्चन लगा पाओ क्यों कंसेप्ट समझ गए हैं। अब यहाँ पे स्पीड की बात आती है एक्यूरेसी की बात आती है तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है इसके ऊपर मैं बोलूंगा ही जब तक प्रैक्टिस एक साथ नहीं बोलूंगा। किसके ऊपर डिपेंड करता है और किसके ऊपर डिपेंड करता है एक साथ साल में ही किसके ऊपर डिपेंड करता है कूलम फ्लो के बाद अगला क्या तुम्हारा टॉपिक इसको फिर वाटर में लेकर जाएंगे ना वो वाला एक रास्ता मुझे याद दिलाना कि वो बचा रखा है आपने तो इसके ऊपर जो प्रैक्टिस बाकी है
अब देखो मैं एक एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन ही करा पाऊंगा, उसके बाद क्या है प्रैक्टिस सेशन में अगर सुबह बुलाऊंगा ना उतना और बेटर से समझ पाएंगे, ठीक है ना। बाकी अभी क्लास में आगे आगे इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ जाते हैं। फोर्स लगता है किसकी वजह से? किसकी वजह से? फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर एक यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, यही क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपली आप ये समझो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की बहुत सारी लाइनें निकलती हैं, तो ये जितनी लाइनें निकलती हैं इसमें से एक लाइन कितना वर्क कर रही है, इसी को कहते हैं क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स पर यूनिट चार्ज इज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ भी समझ में आया? तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज। नाउ फोर्स पर यूनिट चार्ज, एक मिनट तो मैं इसको यहाँ ले जाऊँ तो मुझे मिल जाएगा क्या F इक्वल टू एक फॉर्मूला में एक्स का पहले भी जान चुका हूँ क्या है के। अब ये दोनों हैं तो किसके फॉर्मूले? फोर्स के। तो ये दोनों इक्वल हो सकते कि नहीं हो सकते? अगर ये दोनों इक्वल हो सकते तो एक क्यू से एक क्यू कट जाएगा, तो तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? के क्यू बाई सिंपली तुम समझ सकते थे क्या था? फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट फोर्स में दो होते हैं के Q1 Q2, इसमें से एक ये लेकर चला जाएगा। सिंपली तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? के क्यू बाई आर। नाउ सर अब हमें कंफ्यूजन आ रहा है Q1 और Q2 पर। हाँ आज जगह जो आपके पूरा एकदम अच्छा खासा ऊपर से नीचे तक पूरा लड़का तैयार होके आया, बाल बाल बना के, तुझे पूरे शरीर में बस उसको तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे तीज है, वो गलत। अरे भाई ठीक है, ये लो बस हैप्पी क्यू भाई। अब से पूरा का पूरा कंफ्यूजन है Q1 और Q2 में हो। आपने बताया एक चार्ज से एक चार्ज कट जाएगा, कौन सा वाला काट है? मान लो एक चार्ज है 4 कूलम, एक से 2 कूलम, आपने कहा था एक चार्ज काटना, ये लो। अब ये काटने से आंसर अलग आ रहा है, ये काटने से आंसर अलग आ रहा है। हमें ये समझना होगा कि हमें कौन सा वाला चार्ज काटना है। ठीक है, देखो एक चार्ज में पकड़ता हूँ, मान लो ये चार्ज है 2 कूलम और एक चार्ज है 3 कूलम। ठीक, अब यहाँ से बहुत इमेजिन करोगे फील्ड लाइन, यहाँ से फील्ड लाइन, यहाँ पे टकराए लड़ाई, वापस जाएंगे तो फोर्स फील करेंगे, ये करेगा इस तरह और ये इस तरह। समझ में आया? क्योंकि सेम चार्ज से इसलिए ये इक्वल टू अट्रैक्टिव हो सकता है अपोजिट चार्ज। अब क्वेश्चन ये आया कि मैं देख रहा हूँ दूर से कि वाह देखो ये 2 कूलम का चार्ज है, ये देखो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। अब उसको नहीं पता आगे उसको 3 कूलम की इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाली, वो तो यहाँ से मस्त बिंदास निकली इलेक्ट्रिक फील्ड सारी। चलो आज चलते हैं, इधर से इसकी निकली। अब ये रास्ते में यहाँ कहीं भिड़ेंगे आपस में, मुझे दूर से दोनों दिख रहे हैं, जैसे वो वैसे लेके मेरे को पता चल गया आज का प्रोग्राम फिक्स है, बस दोनों की लड़ाई जैसी। अब मुझे कैलकुलेट करना, प्रेडिक्शन देनी है कि जीतेगा वो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अब जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। अच्छा अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या? के क्यू बाई कौन सा क्यू ले? अरे वो क्यू लो जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें जाननी हो। मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है तो मैं क्यू कितना लूंगा? 2। अगेन सर मान लो के तुमको पता है 9 × 10⁻⁴,
क्यों आपने बोला मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी है, ये आर क्या, आर क्या। नाउ अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे निकल रही है वो क्या हो रही है, वेरी कर रही है, कमजोर होती जा रही है। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक, तुम्हें कौन से पॉइंट पे स्टडी करना है, मुझे यहाँ स्टडी करना तो इसका आर लूंगा, मुझे यहाँ स्टडी करना तो r/2 लूंगा, मुझे यहाँ स्टडी करना तो ये डिस्टेंस, हमेशा ये जो इसका पहले था उससे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दूर जा पाई है उतना आर लो, और इससे तुम्हें क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पता चलेगा, क्या पता चलेगा, तुम बोलो क्या पता चलेगा, मतलब ऐसे बोलो ना, क्या पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेन सेम, अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी तो क्यों कितना दूंगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी करनी है तो क्यों कितना लूंगा, ये लूंगा ना। अगेन आज के साथ जहां पर स्टडी करनी है, तो इससे तुम्हारा ये क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकालते हैं तो फोर्स में तो टेंशन नहीं, फोर्स को दोनों ले लो, एफ में के Q1 Q2y दोनों डाल दो, 3x4 करो या 4x2 करो, एक ही बात, ठीक है, ठीक है। बट इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें वो वाला चार्ज लेना होता है जिसको स्टडी करना, जितने दूर स्टडी करना है उसको आर लेना होता है, जितने दूर स्टडी करना है। अब थोड़ा इसमें समझते हैं, अगर F इक्वल टू जब हम क्यों ई लेंगे, अगेन यहाँ आप समझो तुम्हें कौन सा कब कैसे यूज करना है। F इक्वल टू क्यों ई लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यों कौन सा है, ध्यान दो, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा, समझो मेरी बात, मेरा क्वेश्चन क्या है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, 2 की, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला फॉर्मूला है यहाँ आप चार्ज कितना लोगे, 2 लोगे, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग किस पे रहा है चार्ज, तो यहाँ क्यों क्या होगा, और ई के अंदर जो क्यों होगा वो क्या होगा, आया समझ में, समझ में आया। अगर मैं घुमा देता हूँ, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे कितना चार्ज लग रहा है तो क्यों कितना होगा, कितना होगा, क्यों लास्ट समझ में आया, क्यों कितना होगा, कैसे खड़े होके, अच्छा सुनाई नहीं दे रहा, 3 कूलम वाला चार्ज 2 कूलम वाले पे आ जाएगा, चल के ऐसे फिर 5 कूलम हो जाएगा, फिर से ट्राई करोगे तो लो यार, 1-1.5 घंटा मैं ये मान सकूँ, मैं ये मानता हूँ पढ़ने का मन नहीं मेरा भी नहीं होता, लेकिन तुम इतनी गर्मी में रूम पे बैठ के सोते तो वैसे मोबाइल चला सकते थे, इंस्टाग्राम चला सकते थे, मैच अभी 2 दिन बचे हैं शायद, उसके बाद से मैच आने लगे, मस्त चिप्स खाते खाते, चिप्स के साथ वो कोल्ड ड्रिंक अलग ही डर, लेट गए हो, मैच देख रहे हो, फुल एंजॉय चल रहा है, इतनी वीआईपी प्रीमियम चीज को छोड़कर तुम यहाँ चले, मान लो कर ली इतनी, तो यहाँ ध्यान दे रहे हो 1 घंटा 1.5 घंटा, मत पढ़ना घर पे, मैं नहीं करा घर पे जाके पढ़ो, छोड़ो, जिसको कैरियर में वो होगा वो करेगा, तुम घर पे जाओ देखो, यहाँ आ गए हो तुम्हें बैठते ही रहना है, मैं बात भी नहीं करने दे रहा हूँ, मैं बार बार तुम्हें बुला दे रहा हूँ, तो आंखें यहाँ और दिमाग यहाँ, आधे घंटे 1 घंटे की बात है, और ऐसा तो नहीं तुम दिमाग लगाओ तो समझ में नहीं आ रहा है, इतना बुरा तो नहीं पढ़ाता हूँ यार, नहीं पढ़ाता हूँ तो बता दो, हाँ तो मतलब हाँ क्लियर हुआ, कौन सा क्यों ई में होगा, कौन सा क्यों, वो ये चीज की कंफ्यूजन बहुत होती है, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। फोर्स ड्यू टू 3 कूलम ओवर 2 कूलम, समझना, फोर्स ड्यू टू 3 कूलम ओवर 2 कूलम, ओवर 2 कूलम मतलब क्यों कितना है, और जो ई की ताकत उसमें क्यों, ये भी हो सकता है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ 3 कूलम फ्रॉम डिस्टेंस 2 मीटर, तो यहाँ तुम फोर्स नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पर दूसरा चार्ज है ही नहीं, यहाँ पर दूसरा चार्ज होना चाहिए जिससे लड़ाई करके इसके ऊपर फोर्स है, तो यहाँ कभी वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि इससे 2 मीटर पे फोर्स कितना होगा, फोर्स को तब होगा तो 2 मीटर पे कुछ चार्ज होगा,
समझ पा रहे हो तुम? वो है ही नहीं तुम्हारे पास वो वाला क्यों दूसरा वाला, इसलिए कभी भी यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे क्या पूछ सकता है ज्यादा से ज्यादा, इलेक्ट्रिक, क्या पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, सबसे क्या करना है, क्या करना है, के क्यों भाई आर, तुम्हें के क्यों भाई आर, ये वही सिंपल इसके क्वेश्चन आएंगे, इसकी वजह से उसके फोर्स, इसकी वजह से उसके फोर्स निकालोगे। ये कूलम फ्लो के बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद तुम्हारा पोटेंशियल आता है। पोटेंशियल तुम्हारा क्या होता है, के क्यू बाई आर, क्या होता है। अब पोटेंशियल बहुत अच्छी चीज है, जिस दिन आप पोटेंशियल को समझ गए ना, आधा फिजिक्स को वही समझ। पोटेंशियल एक एनर्जी भी है, पोटेंशियल कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है। पोटेंशियल अपने आप में पूरी काइनेटिक एनर्जी भी है, पोटेंशियल फोर्स भी है, पोटेंशियल सब कुछ है। तुम लोगों को अपना पूरा फोकस पोटेंशियल समझने से देना है, ठीक है। पोटेंशियल इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू सेम। तुम इलेक्ट्रिक फील्ड दिमाग में रखो, इस पॉइंट पे तुम्हें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लोगे ना। ये मान लो 2 मीटर है, ये 3 कूलम है, तो यहाँ तुम क्या निकाल लोगे, उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे तुम्हें 2 मीटर और मल्टीप्लाई कर दोगे, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। ये तो निकालने की चीज है, पोटेंशियल को फील कैसे करोगे, पोटेंशियल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें एक लिख रहा हूँ, इस चीज को हमेशा याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डीएल इक्वल टू योर पोटेंशियल। इस चीज को समझ जाना है। योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। इसको नीचे लाओ, जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, V बाई डीएल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, पोटेंशियल पर यूनिट। योर इलेक्ट्रिक फील्ड इज व्हाट, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट, फोर्स पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी फोर्स पर यूनिट चार्ज भी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ भी है। पर यूनिट लेंथ होता कुछ नहीं है, समझो। यहाँ तुम्हारा चार्ज हुआ, यहाँ पे तुम्हें कुछ मिली, क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या मिली, समझ में आया। यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, यहाँ कुछ पोटेंशियल होगा, अब तो यहाँ कुछ पोटेंशियल। इस हर पॉइंट पे अपना एक पोटेंशियल होता है। अगेन निकालना हो कैसे निकालेंगे, V इक्वल टू क्यू बाई आर। ये पता है, क्यों पता है, क्यों कौन सा ये वाले लोगे, समझ आ रहा है, आ रहा है समझ में। आर कौन सा लोगे, तुम्हें किस पॉइंट पे चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए तो ये आर, किस पॉइंट पे चाहिए तो ये आर। इससे तुम क्या निकाल सकते हो, डायरेक्टली पोटेंशियल। अब तुम इसी का पोटेंशियल कैसे निकाल सकते हो, मान लो यहाँ की क्या निकाली तुमने, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ का डिस्टेंस। क्या बोला मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तुम मल्टीप्लाई करोगे डिस्टेंस तो क्या मिलता है, 2 तरीके हैं, समझो, कंफ्यूज मत हो। एक तो Q बाई आर, सिंपल। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें निकालना हो तो Q बाई आर 12, पोटेंशियल निकालना हो तो Q बाई। सिंपली अगर तुम एक बार ये निकाल चुके हो तो वापस इतना क्यों करना है, मल्टीप्लाई किससे कर लो, एक आर से, ये आर और ये कट जाएगा, तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल का मिल जाएगा। अगर तुम इस पॉइंट पे पहले ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हो और तुमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे क्या निकाल लो, पोटेंशियल, तो ये तुम्हें डिस्टेंस पता है ना, डिस्टेंस पता था तभी तो तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। अगर तुम्हें डिस्टेंस नहीं पता होगा तो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तुम निकाल चुके हो और तुमसे ये कहा जा रहा है कि यहाँ पोटेंशियल निकालो, तो इस डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो, यूज करो ना इसको, पोटेंशियल इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब ये बात अलग, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने निकाली, तुमसे कह रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल निकालो, तब तुम क्यों पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, तो उसमें डिस्टेंस मल्टीप्लाई करो, तुम क्या करोगे, समझ में आया। ये तो हो गया, चलो निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने तुम्हें इमेजिन करवा दी, हर जगह तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में लाइनें देखो, लाइनें निकल रही हैं, जाते जाते दूर जा रही हैं, वीक होती जा रही हैं, कोई सामने से टकरा रहा है तो फोर्स हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हें फील होनी चाहिए आपसे हमेशा। पोटेंशियल कैसे फील करोगे,
पोटेंशियल हमेशा एक्सेस फील करो। देखो आगे आगे पोटेंशियल कैसे फील करोगे तुम देखो यहाँ से चलना चालू किया, जैसे तुम इसके ऊपर पैर रखोगे तो एक डायनामाइट क्या है, जैसे तुमने इस पे पैर रखा एनर्जी पोटेंशियल पावर में उड़ा दिया, गेम ओवर। सेम इस पोटेंशियल के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, अगला पोटेंशियल, इस पे भी खड़े हो गए तो तुम उड़ जाओगे। पोटेंशियल को अपने दिमाग में विस्फोट की तरह लेकर चलना है, समझ में आया। बस फर्क क्या है, जैसे जैसे तुम दूर जाते जाओगे वो डायनामाइट की पावर कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, देखो ना आज तुम्हारा बढ़ता जा रहा है तो भी तुम्हारा नहीं मछली प्रोपोर्शनल का रिलेशन। और मैंने अगेन बताया ये आता कहाँ से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म कर दो इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। तो जो जो प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिक फील्ड की है वो इसकी होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ लड़ाई नहीं करती, इलेक्ट्रिक फील्ड जो जाता है दुश्मन के ऊपर डायनामाइट फेंकता है, मतलब पोटेंशियल फेंकता है। लड़ाई किसके बीच में होती है, हमेशा पोटेंशियल लड़ते हैं, जिसका पोटेंशियल ज्यादा वो जीत जाता है। तुम्हारे रियल लाइफ में भी तो जब किसी से लड़ाई करोगे जिसका पोटेंशियल ज्यादा है वो जीत जाएगा, समझ में आया। तो पहले मैं तुम्हारे दिमाग में इलेक्ट्रिक फील्ड डाली, तुम्हें वो रास्ता पता चल जाए कि किस रास्ते पे। अब जब कभी दो रास्ते आपस में टकराएंगे ना तो लड़ाई रास्ते नहीं करते, उस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो पोटेंशियल लड़ता है। ये हो गया तुम्हारा, हमने जो क्वेश्चन किया था, एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड थी, यहाँ सॉरी चार्ज था, यहाँ से निकल रही है बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से निकल रही है बहुत सारी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस मोमेंट पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं कि लड़ने लगी आपस में, सिंपली इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कोलैप्स किया, इसका पोटेंशियल इसका पोटेंशियल, और ये पोटेंशियल आपस में दूसरे को ओवरलैप कर। समझ पा रहे हो तुम, आपसे तुम्हारे दिमाग में दो चीज एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। फर्स्ट चीज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये रास्ता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, और पोटेंशियल मतलब हर एक छोटा असर। ये जो आप कह रहे हो इतने डिस्टेंस से इतना डिस्टेंस तो फिक्स होता है कि 1 मीटर के बाद चेंज हुआ है, तो फिक्स नहीं होता, बहुत छोटा होता है। डीएल डीएल समझ रहे हो तुम, इनफाइनाइटली स्मॉल, बहुत छोटा था। मतलब यहाँ तो डायनामाइट उससे कितना आगे गया, तो यहाँ का जो डायनामाइट होगा ये अलग होगा, इसकी पावर अलग होगी। तुम इनफाइनाइट दूर चले जाओ, इनफाइनाइट कितना, वहां जब मैं डायनामाइट पर खड़ा हुआ तो मुझे कुछ होगा, कुछ नहीं हुआ। इसलिए पोटेंशियल एट इनफाइनाइट इज, इसको रटाया जाता है बच्चों को, पोटेंशियल एट इनफाइनाइट जीरो, रट लो। तुम इनफाइनाइट दूर चले जाओ तो जो किंग है उसको थोड़ी दिख रहा है वहां पे क्या चल रहा है क्या नहीं, बहुत दूर तुम मेरे कंट्रोल के बाहर हो, वहां मैं डायनामाइट पे खड़ा होऊंगा तो भी मुझे, क्योंकि उसकी पावर जीरो है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज जीरो। अब मेरे हिसाब से तुम्हारे दिमाग में पोटेंशियल भी लगा लिया होगा, तुम्हारे दिमाग में तुम्हें क्लियर हो रहा है। फील ले पा रहे हो तुम की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्जेस क्या होते हैं, पोटेंशियल क्या होते हैं, तीनों में डिफरेंस क्या है। ऐसा यूनिट में खास ध्यान रखना, चार्ज कैसा यूनिट, इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर, पोटेंशियल न्यूटन पर कूलम इनटू मीटर, मल्टीप्लाई कर डिस्टेंस किया जाता है, न्यूटन पर कूलम इनटू या न्यूटन मीटर पर कूलम। इन सब चीजों के ऊपर खास ध्यान रखना। पोटेंशियल की कोई यूनिट और यूनिट होती है, कूलम पर मीटर, पोटेंशियल की यूनिट कूलम पर मीटर, केबी है साथ में, जूल पर कूलम। हाँ वो तो 9th क्लास की बात है, जूल बिल्कुल, जूल पर एनर्जी पर यूनिट चार्ज पढ़ोगे। इसके बाद एनर्जी तुम्हारी क्या होती है, के Q1 Q2 बाई आर। ये क्या तुम्हारी एनर्जी क्या है, एनर्जी माने क्या है, जूल, दिख रहा है इधर क्या है, तो जूल पर कूलम इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, पोटेंशियल, मैंने क्या कहा, जूल माने एनर्जी, कूलम माने चार्ज, एनर्जी बाई चार्ज। तो एक से एक कट जाता तो अंत में बचता ही नहीं, Q बाई आर, तो ये पे बचता तुम्हारा पोटेंशियल है। V से याद नहीं आ रहा कुछ,
वोल्ट होता है। पोटेंशियल की असाइनमेंट क्या होती है? कौन से साइंटिस्ट के नाम पर रखी गई है? वोल्टा। पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 10th क्लास। वोल्टा नहीं, मुझे भी याद नहीं रहता, मैं पढ़ा के आ रहा हूँ इसलिए याद। तो एक तुम्हारा चार्ज होगा जूल पर कूलम, कैसे आया ये देख लेना। सब एक दूसरे में ही मतलब ये डिराइव कर सकते हैं। कान को सीधा पकड़ते हैं, फिर ऐसे घुमा के पकड़ते हैं, कहते ये भी यूज होगा, वो भी यूज होगा। आधी इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी खत्म। इलेक्ट्रिक फील्ड समझ लिया, वोल्टेज समझ लिया, कौन सा कहाँ तक यूज करना है ये समझ लिया, कूलम फ्लो समझ लिया। मतलब तुम एक बेसिक वो ऐसा है कि बोर्ड में तुम्हारे गली चैप्टर का टेस्ट हो तो 50% 60% मार्क्स आते हैं। अब जो चीजें बच गई है ना, वो खतरनाक चीज है। उनको मैं कह रहा हूँ खतरनाक है, मैं कह रहा हूँ खतरनाक है तो मैं फिर वो खतरनाक। तुम्हारा बच रहा है स्लग, तुम्हारा बच रहा है डाइपोल, तुम्हारा एक बच रहा डाइपोल मूवमेंट इसी के अंदर आता है। मेनली तो यही तो है। इसका भी एक टॉपिक है, बोलो याद नहीं आ रहा है। ये दो टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करना। क्यों? ये दो टॉपिक से ही क्वेश्चन आता है, इस सबसे कुछ नहीं आता जितना भी हमने पढ़ा। कंपटीशन में बोर्ड में आते हैं, बट अगर तुम इतना नहीं पढ़ोगे तो तुम वो दोनों नहीं समझ पाओगे। और ये जितना मैंने पढ़ा है ना, तुम उसको घर पे जाकर थोड़ी देर पढ़ लोगे। अभी तो नहीं चालू हुआ ना, 2 दिन बाकी है, तो अभी पढ़ लो। तो अगर तुम इसको जाके थोड़ी देर भी पढ़ लोगे, थोड़ी भी प्रैक्टिस कर लोगे, तो फिर तुम्हारा एकदम रॉक पेपर सीजर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और कर लें, ऐसे क्या अभी छोड़ नहीं रहा। एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है। सिंपल सिंपल, छोटे छोटे, जल्दी जल्दी। इसी पर इतने से ही रहेगा, ठीक है। इसके आगे का नहीं होगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। फ्लक्स और साइक्लोन को कल खत्म कर देंगे मोस्ट प्रोबेबली। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बहुत इजी चैप्टर, मैं बताता हूँ। 12th के सबसे खतरनाक चैप्टर कौन सा है? एक रे ऑप्टिक्स में फंसोगे, वहां नहीं फंसना है। करेंट इलेक्ट्रिसिटी जो है, मैं उसे टफ नहीं मानता, बट स्टिल कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लेक्स। वो ऐसी चीजें जिसको तुम जितना पढ़ते चले जाओ वो कभी खत्म ही नहीं होगी, बहुत हाई वास्ट चीज है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में मत फंसना, यहाँ मत फंसना, रे ऑप्टिक्स में। और फिर कुछ नहीं है। 12 बड़ा है बट इजी है। अगर आपने 11 अच्छे से मेहनत कर रखी थी, 11 को बहुत मेहनत, तो मुझे 12 बहुत इजी लगा। ऐसा लगा था क्या है, कुछ नहीं। EMI वगैरह एक फॉर्मूले पे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये बहुत मतलब स्मूथली निकलेगा। अभी भी मैं कह रहा हूँ, जून जुलाई तक तुम्हारे पास टाइम है। अगर तुम्हारा गलती से भी 11th वीक रह गया है, तुम बात करो सर से, हम 11th के प्रैक्टिस लेक्चर्स कराएंगे वापस से। जिस भी चैप्टर में आपस में तुम बात करोगे, जिस भी चैप्टर में तुम्हें जरूरत है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी ये बहुत स्लो चलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बहुत लंबा तुम इसको पढ़ोगे, तुम इसे इसको बहुत लंबा खींचते हैं, ठीक। और जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस चीज को तुम समझो। तो इतने प्रैक्टिस लेक्चर की जरूरत ही आने, एक प्रैक्टिस लेक्चर लिया तुम्हारा आधा ज्यादा खत्म है। कल एक और लूंगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, कुछ नहीं है। बट 11 को अगर तुम बहुत स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, तो इसके बाद के जो चैप्टर आएंगे उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वरना जैसे मैं तुम्हें मैग्नेटिज्म पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, मैं जाओ रोटेशनल पढ़ के आओ, फिर वहां टाइम लगेगा। अगर हम भी रोटेशनल स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, जैसे मैं तुम्हें मॉडर्न फिजिक्स पढ़ाना चालू तो जाओ ऐसे पढ़ के आओ, ठीक। वेव्स पढ़ के आओ, बिना वेव्स के तो तुम्हारा EMI हिलेगा ही, चांस ही नहीं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, बहुत ये सब चैप्टर रहते हैं, इजी तो है। कब? जब आपका 11th स्ट्रॉन्ग है, बेसिक 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 पॉइंट। अगर आपने ऐसे इमेजिन करके नहीं चला पोटेंशियल को इलेक्ट्रो, ये तो मैंने 2 ही क्वांटिटीज में सिखाई, इमेजिन करना। कितनी क्वांटिटीज में फिजिक्स में सोर्स पकड़ लो, पता नहीं क्या क्या क्वांटिटीज होती है। तुम आए दिन जब भी फिजिक्स का नया लेक्चर होगा, 2 नई क्वांटिटीज में मिल जाएगी कि आज से ये एक नई चीज आ रही है तुम्हारी लाइफ में, ये एक नई चीज। और हर किसी को इमेजिन करना होता है। तो मैंने 2 लेक्चर दिया, तो मैं इस चीज को अगर इमेजिन कैसे करना है। इसके पहले पोटेंशियल से मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या छवि थी, पोटेंशियल क्या होता है।
बट जब तक तुम इस चीज को इमेजिन नहीं करोगे एक एक चीज को लेकर, तब तक तुम्हें आपसे कभी भी पोटेंशियल वर्क तुम्हारे दिमाग में गलती से हो तो डायनामाइट वाली बात आएगी, और वो आएगी तो तुम सोच पाओगे चीजों को। ठीक है, तो अगर तुम्हें लग रहा है 11 अगर स्ट्रॉन्ग है तो वेल एंड गुड, क्योंकि मुझे पता ही नहीं है, बट तुम्हें लग रहा है कि इस चैप्टर में मुझे जरूरत है, हम उसके स्टार्ट कर सकते हैं प्रैक्टिस लेक्चर, दोनों को पैरेलली लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ताकि तुम्हें इजी रहे आने वाले चैप्टर में 12th में। और अगर तक टाइम है, अगर तक जो जितना बैकलॉग कवर करना है कवर कर लो, तुम्हारे ऊपर इच्छा है। क्या चल रहा है, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 3-4 महीना पूरा 11 वापस से किया जा सकता है। इसको खत्म कर लोगे तो बहुत अच्छा। अगस्त के बाद टाइम नहीं मिलता है, टू बी फ्रैंक। कोई तुम्हें कितना भी कहते हैं 10 दिन का क्रैश कोर्स, 1 महीने में जेई क्लियर करो, 2 महीने कुछ नहीं होता है, सब कहने सुनने की बात है। अगस्त के बाद फिर जो स्पीड में तुम भागोगे, कुछ के फॉर्म भर रहे हो, बीआईटी के फॉर्म भर रहे हो, वहाँ प्रैक्टिकल चालू हो गए, स्कूल में यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये करना है, वो करना है, ट्वेल्थ कर लो, बड़ी बात है यार, बहुत बड़ा सिलेबस है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जहाँ चालू हुआ तुम्हारा मैथ में, फिर तुम बोल जाओ तुमसे दूसरे सब्जेक्ट हो भी रहे हैं। ठीक है, तो अभी फिजिक्स के लिए टाइम, केमिस्ट्री दे दो, ऑर्गेनिक नहीं चालू हुई ना अभी, कर लो यार प्लीज, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, विनम्र रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब तक ऑर्गेनिक नहीं चालू है तब तक पढ़ लो जितना तुम्हें पढ़ना। एक बार ऑर्गेनिक चालू हो गई फिर तो तुम्हें कुछ टाइम नहीं मिलेगा। मैथ में डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, उधर ऑर्गेनिक, तुम बोलोगे खत्म, अपना तो पढ़ना ही नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूँ, मतलब चीज ही ऐसी है। तुम्हें मैं अगली क्लास में करिए ना, मेरी क्लास में आऊंगा अगर अपनी नोट्स लेकर, शायद कल ना हो तो अगले लेक्चर में आऊंगा। उस नोट्स को तुम, इतनी मोटी नोट है ऑर्गेनिक की, पहले से तुम पलटना चालू करना। मैंने कहीं कोई मैकेनिज्म, कहीं कोई कंसेप्ट नहीं लिखा है, सिर्फ रिएक्शन के नाम लिखे हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, अल्कली रिएक्शन, ये रिएक्शन, कोलब्रुक प्रोसेस, सैलिसिलिक एसिड, एल्डिहाइड प्रोसेस। तुम ये समझ के चलो, अल्कोहल, फिनोल, ईथर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डोल, केटाइन, अमोन, अमाइन। इसके बाद तो फिर इंसान कहता है खत्म, छोड़ो। हाइड्रोकार्बन आते आते इंसान का दिल उठ जाता है। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट में से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तक फिजिक्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, 11th की फिजिक्स और 12th, अगस्त के बाद में फिजिक्स का काम ना करना रहेगा, क्योंकि उसके बाद हमारे पास टाइम ही नहीं होगा। तुम भी केमिस्ट्री और मैथ कर पाओगे, लिटरली कह रहा हूँ। मैथ में बहुत चीजें, बहुत हाई लेवल आने वाला है, इंडेफिनेट और वो सब चीजें, तो उसी 2 चीजों में तुम अगस्त के बाद उलझे रह जाओगे। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिवाली का 1 महीने का छुट्टी आएगी, फिर प्रैक्टिकल चालू हो जाएंगे, फिर तुम्हें मौका ही नहीं मिलेगा कभी भी फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करने का। तो फिजिक्स के क्लासेस की फ्रिक्वेंसी बढ़ाओ, मुझे नंबर होगा तुम्हारे पास, पर्सनल पूछो, तुमसे जो जितने डाउट पूछने हैं, कोई किसी टाइप की क्वेरी हो तो तुरंत बात करो। बट फिजिक्स अगस्त तक तुम्हारे पास टाइम है। अगस्त तक यहाँ पे 12th में तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक हो जाएगा और करंट इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, और मैं मानता हूँ कैपेसिटर हो जाएगा, 3 चैप्टर। तो ये 3 बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो, इजी है, वो मैं करवा दूंगा। और जो 11th है उसको एकदम सॉलिड कर दो। इसके बाद तुम फिजिक्स को छोड़ दो, सिंपल जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो पढ़ो, पुराना थोड़ा सा रिवाइज करो, जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो पढ़ो, पुराना थोड़ा रिवाइज करो, बस इतना ही करना है। फिजिक्स बहुत अच्छे से निकल जाएगा। तब तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी केमिस्ट्री और इसके सब, ठीक है। और थोड़ा मजाक में चीजों को कम लेना, 11th तो देख ही चुके हो तुम। 12th में दिक्कत ऐसा है कि बोर्ड होता है, अगर बोर्ड नहीं होता है ना तो फिर नहीं कि चलो ठीक है कंपटीशन नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एक बार बोर्ड नहीं होता है ना तो फिर तुम्हें मतलब लाइफ टाइम के लिए कोई ये पूछता है कि 12th में कितने, 10th में कितने है। बोर्ड की वजह से चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई है। 10th में जब बोर्ड आया था तो कैसा हाइट बनता है, बोर्ड आ रहा है, बोर्ड आ रहा है। ये बस 12th में ऐसा ही है, इसको हल्के में मत ले के चक्कर, ये सब चक्कर थोड़ा सीरियसनेस के साथ करना। फिजिक्स स्ट्रॉन्ग कर देना ऑर्गेनिक के आने से पहले। भैया तुम्हारे पास 2-3 चैप्टर का टाइम है केमिस्ट्री में। खैर 1-2 क्वेश्चन का टाइम है हमारे पास। पोटेंशियल की बात हुई थी तो मुझे बताओ, ये अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है तुम्हें, 10 जूल पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। सब में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? अब वास्तविकता में कभी नहीं होता कि यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड 10 हो और यहाँ भी 10 हो, क्योंकि जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बदलती है, वेरी करती है, कम होती है। पर मैंने तुम्हें दे दिया कि भाई यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, और फ्लक्स में भी यही होता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कांस्टेंट 10, बट अभी ऐसा होता है वास्तविकता में इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट चल गया है। तो सिखाने के लिए
मान लो अगर कांस्टेंट आती है तो क्या होगा। अब मैंने क्या किया, मैं एक चार्ज को लेकर आया यहाँ, इस चार्ज को मैं यहाँ लेकर आया और इसको ऐसे लेकर आया चार्ज और यहाँ रखा है, छोड़ रख के चार्ज को, और जैसे मैंने चार्ज को छोड़ा, जैसे मैंने चार्ज को, तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? फोर्स लगने के लिए क्या जरूरी है? दो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूरी है ना, इसको लड़ाई किसमें होगी? फोर्स लगने के लिए क्या जरूरी है? क्या यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है? हाँ कि ना? तुम लोग नहीं कह रहे हो कि क्लियर दिख रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको दूसरी कहीं, और तुम लोग पता नहीं क्या देख के कह रहे हो कि यहाँ पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन तुम सही कह रहे हो। क्योंकि जब इस चार्ज को मैं यहाँ जाके रखूंगा तो ये चार्ज का खुद का पहले है कि नहीं है, यहाँ से निकले इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई दो इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पहले ही थी और एक ये नहीं थी, दो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई कि नहीं हुई? जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है तो दिखता है, दिखता तो इनको दिखा ना, ये लोग सबको लोग चश्मा कहाँ से बनवाते हैं ये लोग, तुम भी वैसे बनवा लेना। तो क्या, अब क्योंकि यहाँ दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसका मतलब फोर्स, मैंने तुमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, फोर्स लगेगा, मैं कहता हूँ दोस्तों मैं अपना बताऊँ, फोर्स लगने के लिए तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने देखा दो इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं, देख गया। अगर मैं दो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात नहीं करता तो ये भी कंफ्यूज होकर बैठे रहते कि लगेगा कि नहीं लगेगा। तो जैसे इनको पता चला कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड, इनको दो इलेक्ट्रिक फील्ड देखना आता था, वो देख लिया, मतलब फोर्स। अब जब फोर्स लगेगा तो मुझे ये जानना कि कितना फोर्स लगेगा, कितना फोर्स लगेगा। अब कितना फोर्स लगेगा सर कि Q1 Q2 बाई R²। मैंने पूरे क्वेश्चन में ना तो दो चार्जों की बात की है, एक चार्ज की बात की है, वो मैं बता देता हूँ, 1 कूलम का लाया, एक ही चार्ज की बात। दूसरा चार्ज मुझे कोई डिस्टेंस भी नहीं पता, तो कॉमन सेंस की बात है, ये फॉर्मूले से तो फोर्स का तो दूसरा फॉर्मूला पढ़ा रखा है। अच्छा, इस फॉर्मूले में ये जो इतना हिस्सा है ये क्या होता है? निकला इसी फॉर्मूले से, बट ये होता ई है, और मैंने ये कैलकुलेट करके तुम्हें ई पहले ही दे दिया है, तो मैंने तुम्हारा काम आसान किया है उल्टा। तुम कंफ्यूज हो कि यार करने Q1 क्यों नहीं दिया, Q2 क्यों नहीं दिया, R क्यों नहीं दिया, मैं तुरंत निकाल लेता। मैंने तुम्हारा काम आसान किया, इतना चीज मैं पहले ही कैलकुलेट करके तुम्हें क्या दे चुका हूँ। अब तुम्हें ये ई पता है, और फोर्स अगर नहीं होती है तो ये हिस्सा और ये हिस्सा चाहिए, इसका मतलब एक और क्या चाहिए तुम्हें? अगेन कौन सा चार्ज लेना है, अब ये तुम्हें खुद सिलेक्ट करना, मैं नहीं बताऊंगा, इसमें तो कह दिया ही मैंने एक चार्ज है। और कॉमन सेंस पता चला तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वजह से चार्ज, इसकी वजह से फोर्स किस पे लग रहा है? इस पे। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किस पे लग रहा है? तो यहाँ क्यों कितना लूंगा मैं? क्यों कितना लूंगा? क्यों? क्योंकि 1 पे फोर्स लग रहा है, जिस पे फोर्स लगता है हमेशा वो क्यों है। इसमें भी अगर मैं तुम्हें ये दूसरी वैल्यू देता हूँ तो निकाल लीजिए, तो सिंपल से पता फोर्स कितना है, 10 क्या किलोमीटर न्यूटन, 10 कितना आ रहा है? तो अगले क्लास से कुछ बोलने वाले ने प्रैक्टिस करके आओ थोड़ा ऐसा। मुझे पता है 11th में तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत हो रहा है, बट बोलना नहीं छोड़ना चाहिए इंसान को, बोलते रहना चाहिए। फोर्स कितना आ रहा है? मान लो यहाँ लग रहा है, अब ऐसा नहीं कि फिर कुछ भी बोलो, मैं जब बात कर रहा हूँ वहाँ बोल दो, सर ने बोला बोलने। फोर्स कितना है? न्यूटन में 10 न्यूटन। अब बताओ ये 10 न्यूटन का फोर्स, अब समझो पूरा केस, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे मैंने इस पर रखा, इसको लगा फोर्स, फोर्स की वजह से इसके ऊपर क्या आया? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना पूछा जा सकता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स पर मास। मास किसका? मैंने कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन रखा होगा, तो इलेक्ट्रॉन का मास डाल जो भी तुम्हारा फोर्स है इनटू 9.1 × 10⁻³ kg, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। डरना थोड़ी होता है, ऐसे सोल्व कर देना। ये भी पूछा जा सकता है कि 5 सेकंड बाद उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा,
पूछा जब कुछ नहीं करना है, h इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, हाफ at स्क्वायर लगा लो। आया समझ में? कौन सा फॉर्मूला है, कहाँ पढ़ा था? हाँ, काइनेमेटिक। 3 केस बताए थे, एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन वेरिएबल। जहाँ 0 हो वहाँ पे एक ही फॉर्मूला है, f इक्वल टू vt। जहाँ एक्सेलरेशन कांस्टेंट वहाँ 3 फॉर्मूले, उसमें दूसरा वाला है, और जहाँ वेरिएबल वहाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। याद हो अगर तो इसके मैंने तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिखे हैं, पता नहीं अब तक किए कि नहीं किए। ठीक, अब देखो इसमें इसी में और क्या किया जा सकता है, इसी में तुमसे भी पूछा जा सकता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जहां मैंने ये चार्ज रखा, जहां मैंने ये चार्ज रखा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है? उसको मैंने जब से बोल दिया तब से एकदम ऐसे सीरियस हो गया है, ये भी नहीं रहा है ऐसे एकदम पूरा सीरियस हो गया। कितना होगा पोटेंशियल? कितना होगा? 0। मैंने क्या बोला, अगर तुम इस एकदम महल से इनफाइनाइट दूर जाके खड़े हो तो तुम्हारा डायनामाइट कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मतलब पोटेंशियल कितना है? अब इमेजिन करो तुम एकदम महल पे आके खड़े हो गए, कितना होगा पोटेंशियल? कितना? मैक्सिमम। कितना मैक्सिमम क्या होता है? एक सही चाहिए बात, इनफाइनाइट। कितना? ऑब्वियस सी बात है, तुम इनफाइनाइट दूर गए तो कितना हुआ, और तुम एकदम आके महल पे ही खड़े हो गए, तुम खत्म किए। और इसका मैं बताता हूँ कैसे। ये चार्ज है यहाँ पे, पोटेंशियल क्या होता है? Q बाई R। K तुम्हारा है पता, Q तुम्हारा है पता, R क्या डालोगे? जैसे तुमने समथिंग ऑब्जेक्ट इज नॉट डिफाइंड, बट हम क्या मान के चलते हैं, तो ये उससे भी आता है। तो चार्ज एट इंफिनिटी, तो पोटेंशियल एट इंफिनिटी 0, एंड पोटेंशियल एट चार्ज, एक चार्ज के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल है। आइंस्टाइन ने इसी बात को पकड़ लिया था कि आखिर एक चार्ज के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल होता है, मतलब मैं उस पर खड़ा हुआ, मेरा क्या हाल होगा? इसलिए अगर मैं इस चार्ज को तोड़ दूं, तुम्हें देखने में अंदर है क्या ऐसा कि इनफाइनाइट पोटेंशियल। तुम्हें सब चीजें लग रहा होगा तो क्या बात कर रहा है कुछ भी, बट ऐसी चीजें ही लोगों को साइंटिस्ट बना देती है। आइंस्टाइन ने कुछ नहीं किया, उसी चार्ज को तोड़ा और न्यूक्लियर हो। न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक, अच्छा सर आपने चीज बताई थी मुझे पोटेंशियल निकालने की, V इक्वल टू ई डॉट। तो सर ई तो मुझे पता है 10 है, क्या मैं इससे नहीं निकाल सकता? निकाल सकते, बट अगेन ये ई जहां से भी आ रहा है वो चार्ज, तो इसकी दूरी कितनी है ये पता होना चाहिए। समझ में आया? भाई सर मुझे एक पॉइंट का ई तो पता है, V चाहिए, तो मैं डिस्टेंस समझती, पर डिस्टेंस कहाँ से वो नहीं पता। तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा तो वो डिस्टेंस गिवन होगा, इसका आंसर क्या आएगा? क्या आएगा? समझ में आया? तो अब जितने भी ये पोटेंशियल, अब तक मैंने तुम्हें क्या कहा था, कूलम्ब लॉ वाले क्वेश्चन को ढूंढना है। अब तुम्हें क्या ढूंढना है? कूलम्ब लॉ विद इलेक्ट्रिक फील्ड विद पोटेंशियल। जितने ऐसे क्वेश्चन में सादे सादे दिख रहे हो तो पूरे मामले की तरह चला जाओ। ठीक है, डन? आया समझ में? पहली बार ऐसी क्लास देख रहा हूँ, पता है यहाँ पे लिटरली मैं मेरे लाइफ के अच्छा मैं पढ़ते ही रहा हूँ, अभी भी पढ़ता हूँ, बहुत सारी क्लासेस समझता हूँ। आज तक रिपोर्ट रहा है आज हम लड़कियों को बोलने नहीं देते। अब लोगों का बोल देना, पता है फेमिनिज्म और वो सब, कभी बोलने नहीं जाने। पहली बार मैं ऐसी बैठ देता हूँ लाइफ टाइम में, पहली बार। समझ में आया? समझ में आया? आया समझ में?
जो यस सर बोलते जाओ फिर निकलते जाओ। समझ में आया?